रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला आज हमारा जो सा है लेक्चर नंबर 19 शुरू हो गया और ये मेरे ख्याल में आखिरी लेक्चर है जिसमें हम कॉन्सेप्ट से बात करेंगे और उसके बाद हमारे जो से हैं आखिरी जो 4-5 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग एंड डिप्लॉइंग फायरवॉल, यानी ये जितने लोग अब प्रैक्टिकल स्नैरियो की बात कर रहे थे तो जनाब वाला आज आखिरी लेक्चर है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे हम जो सा है वो जोन बेस्ड फायरवॉल से शुरू करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो जोन बेस्ड फायरवॉल है। मगर आज का लेक्चर अगर आपने समझा नहीं ना तो फिर आप जोन बेस्ड फायरवॉल की को पढ़ लेंगे, आप बेस्ट फायरवॉल एडमिन बन जाएंगे, मगर आपके पास जो बेसिक नॉलेज होगा जिस फायरवॉल के अंदर जो हम लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों के नॉलेज से फिर आपने कोई कुछ नतीजा अखज़ नहीं किया। ठीक है, तो आज जो है ना वो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्या क्या चीज़ें जो सी हैं इंपॉर्टेंट होती हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं फायरवॉल्स की डिप्लॉयमेंट के अंदर। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। फायरवॉल की डिज़ाइन कंसिडरेशन देखेंगे। आप कह रहे होंगे डिज़ाइन कंसिडरेशन हम पहले भी देख चुके हैं, अब ये इन डेप्थ डिज़ाइन कंसिडरेशन है, ये सिर्फ फोकस कर रहा है फायरवॉल के एक्सेस कंट्रोल्स को। लास्ट लेसन बिफोर यू गो इन द बैटल फील्ड यानी ये आजकल मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम का नाम है वॉर फेस ना, पता नहीं आप लोग खेल रहे हैं, यानी ये फ्री टू प्ले गेम है। तो इस लाइक अ बैटल फील्ड, तो वो बैटल फील्ड में जाने से पहले आप वो ट्रेनिंग सेशंस कर लेते हैं ना, इंजीनियर हो या स्नाइपर हो या जो भी हो, तो ये उस लेवल की चीज़ है। ठीक है, तो नेट हमें पता है नेट क्या चीज़ है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जब हम आईपी एड्रेस जो अंदर से आईपी एड्रेस बाहर जा रहा है यानी इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, हम उस आईपी एड्रेस को चेंज कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये यहाँ पे अगर आपको याद हो, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट की सीरीज़ पढ़ रहे होंगे, तो मैंने आई स्टॉक से स्पेशली ये इमेज बाय किया था इसलिए कि ये जो है ना एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आज के जो लेक्चर के अंदर ना मेरे ख्याल में 80% टॉपिक्स जो हैं हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो ये नेट की टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड लोकल एक ऐसे आईपी एड्रेस को कहते हैं जो आपका आईपी एड्रेस लोकल हो। तो इस नेट के टॉपिक में जाने से पहले ना हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमारा कोई इनसाइड नेटवर्क कुछ ऐसा सा एग्जिस्ट करता है कि ये यहाँ पर हमारी एक फायरवॉल लगी हुई है। ठीक है, ये कुछ सिस्को का पुराना पिक्स का मैं डायग्राम, पिक्स का ही नहीं था, एक सेकेंड, ए ऐसे ही बनाते हैं। जब हम ए ऐसे पढ़ रहे हैं तो फिर ए ऐसे बनानी चाहिए ना। तो कुछ यूं की फायरवॉल बनी हुई होती है सिस्को की। ठीक है, ये फायरवॉल बनी है। ठीक है, ये मेरे पास आउटसाइड नेटवर्क है जिसे मैं कहता हूँ मेरा ग्लोबल नेटवर्क है, और ये मेरा जो सा है इनसाइड नेटवर्क है, ये यहाँ पे मेरे सर्वर पड़े। और कुछ इनके मिडिल का जो नेटवर्क है इस कॉल्ड DMZ, डीमिलिटाइज जोन। यहाँ पर मैंने ना अपना वेब सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, अभी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, मगर वो हमारा जब फायरवॉल हम पढ़ेंगे तो एक्चुअली यूज़र जो से हैं वो पोर्ट 80 पे एक्सेस करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, anyone can access my DMZ server on पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 80 पे एक्सेस कर सकता है। और मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैंने इस सर्वर के ऊपर ना HTTPS भी चलाया हुआ था 443। तो मैंने अलाउ किया हुआ है कि हर बंदा जो सा है इंटरनेट से आके मेरे इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है 443 पे। इसके अलावा मैंने कोई एक्सेस नहीं दी हुई, यानी ये वाली जो एक्सेस है ना कि एनी वन फ्रॉम द इंटरनेट कैन एक्सेस माई इंटरनल नेटवर्क, हो ही नहीं सकता। मगर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने अपनी कंपनी के अंदर कुछ सर्वर्स लगाए। ठीक है, मैं इनको सर्वर्स को जो इन साइड पर पड़े हुए सर्वर्स हैं उन्हें ग्रीन से डोनेट करता हूँ ताकि मैं कहूँ ये मेरे ट्रस्टेड सर्वर्स हैं। ठीक है, ये मेरे सर्वर्स हैं और इस सर्वर को ना एक आउटसाइड कंपनी मैनेज करती थी। अब उस कंपनी ने क्या करना था, उस कंपनी ने इस सर्वर में RDP करना था। तो मैंने जी इस सर्वर को 3389 पोर्ट नंबर होता है मेरे ख्याल में RDP का। ठीक है, RDP अलाउ किया, मगर एनी से नहीं अलाउ करूँगा मैं। उस कंपनी जो मेरा प्रोवाइडर होगा उसके पब्लिक IP एड्रेस से वो करूँगा। मैंने कहा से फॉर एग्जांपल उसका पब्लिक IP एड्रेस था 1.1.1.1। ठीक हो गया, तो ये मैंने एक रूल बना दिया जो आउटसाइड से इनसाइड। ठीक है, इस साइड को कहते हैं आउटसाइड, ठीक है, इस साइड को कहते हैं इनसाइड और इस साइड को कहते हैं DMZ। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस क्या। इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो आप यहाँ पे किसी होस्ट को भी दे सकते हो। ठीक है, अभी मैंने अगर ये सर्वर की बात की है और ये मेरे पास इनसाइड पे प्राइवेट सबनेट चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा मेरा नेटवर्क था 10.x.y.z, तो मैंने कहा इस सर्वर का आईपी एड्रेस था 10.1.1.1।
ये मेरा इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस होगा। जब भी आप बात करोगे इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस की, तो आपके जहन में स्ट्रेट वे आना चाहिए कि इस सर्वर को जो आपने आईपी एड्रेस दिया हुआ ये इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस है। आगे चलें, इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस। अब अगर ये कंपनी, ठीक है, XYZ जो कंपनी है, इसने जब इस सर्वर को एक्सेस करना है तो ये 10.1.1.1 पे तो एक्सेस नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि 10.1.1 तो पब्लिक आईपी एड्रेस ही नहीं है, तो ये कंपनी ओवर द इंटरनेट उसे एक्सेस नहीं कर सकती अनटिल अनलेस आपके पास VPN हो। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आपने इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, इस कंपनी को कौन सा आईपी एड्रेस दिया हुआ है जिसको ये RDP करेंगे? तो मैंने कहा मेरे पास कुछ पब्लिक आईपी एड्रेसेस थे, ठीक है, और मैंने जब ये इंटरनेट कनेक्शन लिया तो मैंने ISP को कहा मुझे 500 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे। इट्स नॉट अ स्ट्रेंज थिंग, कोई मायूब सी बात नहीं है कि 500 आईपी एड्रेस आपने मांग लिया, ISP के पास होते हैं, ठीक है। और गो के हमारे IP वर्जन 4 रन आउट हो रहे। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास जो सा 83.1.1.10 से लेके 50 तक IP एड्रेस थे। मैंने कहा ये जो 10 IP एड्रेस है ना, इसको मैप कर देता हूँ अगेंस्ट दिस। सो क्या होगा जो पब्लिक IP एड्रेस इस सर्वर को मिला हुआ होगा वो होगा 83.1.10.10, ठीक है। और इंटरनल IP एड्रेस जो मिला हुआ होगा, जिसे हम अपनी ज़ुबान के अंदर क्या कहते हैं, इनसाइड लोकल एड्रेस होगा, वो क्या होगा 10.1.1.1, ठीक हो गया। तो जब ये ISP का बंदा होगा, ये XYZ कंपनी का बंदा, जब उसने सर्वर में लॉगिन होना होगा तो वो स्टार्ट रन MSTSC रिमोट डेस्कटॉप सेशन स्टैब्लिश करेगा और वो IP एड्रेस कौन सा लिखेगा, ये वाला। जिस तरह ये IP एड्रेस लिखेगा उसका ISP उसको घुमा फिरा के जिधर से इस फायरवॉल पे ले आएगा, ठीक है, इस फायरवॉल के इस इंटरफेस पे ले आएगा, इस इंटरफेस पे, ठीक है। इससे पहले कि ये समझे मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह इस फायरवॉल के इंटरफेस पे लेकर आएगा, इस फायरवॉल के इस इंटरफेस पे मैंने नेट किया होगा, ठीक है। कौन सा नेट किया होगा उसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो नॉर्मली स्टैटिक नेट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ स्टैटिक नेट किया होगा। और ये फायरवॉल की अच्छा मुझे पता है जब तुम इस IP एड्रेस पे जाना चाहते हो तो एक्चुअली मैंने उसे अंदर इस IP एड्रेस पे भेजना है। इसके लिए अक्सर लोग टर्म यूज़ करते हैं कि जो हमने नेट है वो हाइड करती है पब्लिक IP एड्रेस के पीछे एक प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। तो अगर आप CCNA, मेरा पुराना CCNA पढ़कर आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो जिस तरह ही वो बंदा जो सा 3389 पे हिट करेगा डेस्टिनेशन पोर्ट, तो मेरी फायरवॉल वेरीफाई करेगी कि ये IP एड्रेस मैंने अलाउ किया हुआ है और इस IP एड्रेस से आनी चाहिए ट्रैफिक, 1.1.1 से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, 3389 जा रही है। अब उसके बाद नेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नेट होगा, ठीक है। वो ASA के अंदर 2-4 रूल्स हैं, मैं उसकी भी डिटेल में नहीं जा रहा। नेट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, पब्लिक IP एड्रेस ACL में लिखेंगे या प्राइवेट IP एड्रेस, वो डिफरेंट डिटेल्स है, मेरे ख्याल में वो CCNA लेवल की नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जौन सी है ASA जौन सा है वो उस ट्रैफिक को अंदर आने देगी और वो इस सर्वर को कनेक्ट कर लेगा, ठीक हो गया। तो ये जो इनसाइड लोकल IP एड्रेस, कौन सा IP एड्रेस होगा, ये वाला IP एड्रेस जो मैंने सर्वर को दिया हुआ। इनसाइड ग्लोबल एड्रेस कौन सा होगा, जो IP एड्रेस इस सर्वर का आउटसाइड वर्ल्ड देखता है, जो कि 83.1.10.10 है। ये दो टर्में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड ग्लोबल वो जो IP एड्रेस दुनिया को हमने दिया हुआ इस सर्वर तक पहुंचने का। इनसाइड लोकल एड्रेस जो सिर्फ प्राइवेट IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस से दुनिया नहीं उस पर पहुंच सकती, ठीक है। उसके बाद अगली दो टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस हैं। आउटसाइड लोकल, ये बहुत रेयरली आप यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली कन्फिगर भी हुआ होता है। अगर कन्फिगर हुआ होता है तो फिर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो फिर आपकी ज़िंदगी उस फायरवॉल के साथ बहुत मुश्किल से गुजरती है, ठीक है। कुछ फायरवॉल्स ऐसी सी होती हैं, ठीक है। तो आउटसाइड लोकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो आपने आउटसाइड किसी कंपनी के IP एड्रेस को दिया होता है, मगर अंदर के लोग कुछ और IP एड्रेस एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये मुझे दिल पे पत्थर रख के ये डायग्राम दोबारा रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरी फायरवॉल है। अब जिस तरह लेक्चर गर्म होता जाएगा ना, फायरवॉल की शक्ल बदली होती जाएगी, देखते जाना, ठीक है। तो जी अब इनसाइड जो यूज़र है, इनसाइड का जो यूज़र है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यूज़र है, ठीक है। और ये नॉर्मली आपकी कंपनी ने क्या किया होता है, 8.8.8.8 को अपना DNS सर्वर बनाया होता है, बहुत सारी कंपनीज करती हैं।
मैं चाहता हूँ ये जो 8.8.8 का जो सर्वर गूगल का पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ अंदर के यूज़र को ना पता चले हम 888 के पास जा रहे हैं। मैंने अंदर से आउटसाइड नेट किया हुआ है, मैंने यूज़र को कहा हुआ है इसको 10.10.10.10 कर ले। अब अंदर के यूज़र का जो DNS सेटिंग्स होंगी वो होंगी 10.10.10.10। जिस तरह ये 10.10.10 हिट करेगा फायरवॉल को, फायरवॉल उसको ट्रांसलेट कर देगी 8.8.8.8। क्यों किया जाता है? ये जो नेटवर्किंग वर्ल्ड है, या जो ये फायरवॉल नेटवर्किंग वर्ल्ड मैं उसे कहूँगा, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, होता ये है कि आप लोगों ने एक, आपकी कंपनी थी उस पर 10 का सबनेट चल रहा था, और आपकी कंपनी ने एक और कंपनी मर्ज की, उसके पास भी 10 का सबनेट चल रहा था। अब एक्चुअली आप अपने अंदर के लोगों को बताते हो वो 10 नहीं है, एक्चुअली वो 11 है, और एक्चुअली उनके पास सारे का सारा 10 चल रहा है। उन्होंने आपको 12 किया हुआ है, आपने उन्हें 11 किया हुआ, और ये सारा नेट की ड्रामेबाजी बड़े अरसे तक चलती है। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये जो है ना, फिर इस लेक्चर के अलावा हम किसी और नई दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली आउटसाइड लोकल ये कि आउटसाइड का जो IP एड्रेस है उसको हम अंदर वालों को कुछ और बता दें। ठीक है, उसके बाद आ गया, अब यहाँ अभी आप इतने बच्चे नहीं रह गए, मैं आपको बच्चों वाली एग्जांपल दूँ कि स्कूल का एड्रेस और ये वो हमने CCNA में पढ़ा था। ठीक है, आउटसाइड ग्लोबल। आउटसाइड ग्लोबल क्या? कोई भी सर्वर जिसको हमने ग्लोबल एड्रेस दिया हुआ, दैट्स इट, ग्लोबल एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस, ग्लोबल एड्रेस जिसे पब्लिक IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, ये नेट की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी बुक ने ना एक टेबल से बनाया हुआ, उसके अंदर डिस्कस की हुई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे जो चलते हैं वो है स्टैटिक नेट, 1-to-1 परमानेंट मैपिंग। नेट कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है मोस्टली? ये कलर चेंज कर दें, ये डल कलर है। ठीक है, ये मेरी दोबारा फायरवॉल, जैसा मैंने आपको कहा था फायरवॉल की शक्ल चेंज होती जाएगी लेक्चर के साथ साथ। ठीक है, होगी। ठीक है, तो ये मेरा आउटसाइड वर्ल्ड है और ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है। ठीक है, अब स्टैटिक नेट क्या कि जब भी कोई 81.3.3.99 को हिट करे तो ये IP एड्रेस स्ट्रेट अवे मैप हो जाए मेरे इस सर्वर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक नेट। अगर मेरे पास 10 सर्वर्स हैं और 10 के 10 सर्वर्स को मैंने एक स्पेसिफिक स्टैटिक IP एड्रेस दिया हुआ, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक नेट। कुछ सिनेरियोज में आपको स्टैटिक नेट करना पड़ता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके वेब सर्वर पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये DMZ है, यहाँ पे एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है, आपने उसको IP एड्रेस दिया हुआ 81.3.9.91 मैप होगा। ठीक है, एक और से फॉर एग्जांपल मेल एक्सचेंज सर्वर पड़ा हुआ है, कोई और सर्वर पड़ा हुआ है, उसको आपने IP एड्रेस दिया हुआ 9.93.1.91। ठीक है, तो ये इस तरह मैपिंग होती है। ठीक हो गया, ये होगी स्टैटिक नेट, 1-to-1 परमानेंट मैपिंग। ठीक है, ये बाहर से अंदर भी हो सकती है, अंदर से बाहर भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा जब भी ये सर्वर बाहर जाए तो इसको ये वाला IP एड्रेस दे दो, स्टैटिक नेट, जो VIP पास नहीं होता वो। डायनेमिक नेट, डायनेमिक नेट ये कि मेरी फायरवॉल के पास एक पूल ऑफ IP एड्रेसेस है, से फॉर एग्जांपल 1.1.1.9 से लेके 99 तक। ठीक है, ये रफली 99 IP एड्रेसेस बन जाते हैं, या 90 IP एड्रेसेस बन जाते हैं। तो जिस तरह कोई बंदा आए उसको इस पूल में से एक IP एड्रेस निकाल के दे दो, एक IP एड्रेस, एक IP एड्रेस। सो अगर काशिफ का PC पहली दफ़ा यहाँ से जाता है तो उसे 1.1.1.9 मिलता है, अगले दिन जाता है तो उसे 1.1.1.99 मिल जाता है, 96 मिल जाता है, 94 मिल जाता है। सो स्टैटिकली असाइन नहीं हुआ, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक नेट। और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डायनेमिक पैट नेट या विद ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड क्या, ये आपके घरों में अक्सर हो रहा होता है कि आपका जो सा ADSL का मॉडेम है कनेक्ट हुआ हुआ है इंटरनेट के साथ, आपके PTCL ने या जो भी आपके पास प्रोवाइडर है उसने आपको IP एड्रेस दिया हुआ है 9.9.9.9। ठीक है, और आपके घर में जितने लोग हैं वो जब भी बाहर जाते हैं उनको यही IP एड्रेस मिल रहा होता है। ठीक है, मगर उसके साथ आगे पोर्ट नंबर लग जाती है 93, 94, 96, 1000, 65,535 मेरे ख्याल में पोर्ट्स होती हैं। ये यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ नेट है, इस कॉल्ड पॉलिसी नेट या पैट। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ नेट है। इसमें क्या होता है, अगेन मैं अपनी फायरवॉल ही बनाऊंगा। ठीक है, जिसकी शक्ल चेंज हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, हो गई। अब मैंने कहा कि जब भी कोई पोर्ट नंबर 23 की ट्रैफिक इनबाउंड आए या आउटबाउंड जाए, ठीक है, तो उसको इस स्पेसिफिक IP एड्रेस पे ले आओ। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरा पब्लिक IP एड्रेस था 9.9.9.93।
अगर मैं कहूँ 93.23 यानी मैं किसी कभी भी इधर हिट करूँ आके, तो एक्चुअली ये ट्रैफिक है टूवर्ड्स दिस आईपी एड्रेस, इनसाइड आईपी एड्रेस, दिस इज कॉल्ड पॉलिसी नेट। अगर 22 की ट्रैफिक है तो इसको इधर हिट करो, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड नेट होगी कि अगर कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ट्रैफिक आ रही है उसको इस तरह नेट कर दो, इसको इस तरह घुमा के नेट कर दो, एडजस्टमेंट ऑफ द नेट्स, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग नेट होता है और अक्सर यूज़ हो रहा होता है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सही हो गया। तो ये आज हमने नेट की जो सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेट की टर्मिनोलॉजी, इनसाइड लोकल आपका आईपी एड्रेस जो प्राइवेट आईपी एड्रेस भी हो सकता है, इनसाइड ग्लोबल जो पब्लिक आईपी, पब्लिक दुनिया को जो आपको पता है, आउटसाइड लोकल आउटसाइड वर्ल्ड का आईपी एड्रेस आपने अंदर वाले लोगों को कैसे बताया हुआ है, ठीक है। और आउटसाइड ग्लोबल सर्वर कॉन्फ़िगर्ड विद ग्लोबल आईपी एड्रेस, किसी सर्वर पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस है। स्टैटिक नेट 1 to 1 ट्रांसलेशन, डायनेमिक नेट पूल के अंदर से ट्रांसलेशन, डायनेमिक पैड एक आईपी एड्रेस जिसके आगे पोर्ट्स लगा लगा के भेजते रहते हो, एक ही आईपी एड्रेस रहता है, पोर्ट नंबर चेंज होता रहता है। पॉलिसी नेट अगर ट्रैफिक पोर्ट नंबर 23 की तो यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, पॉलिसी बेस्ड नेट होगी, कॉन्फ़िगरेशन रूल सेट लगा दिया उसके साथ। यहाँ तक समझ आ गया, ये हमारी नेट होगी। अब आगे चलते हैं इंटरेस्टिंग स्टफ की तरफ, सोना नहीं है। फायरवॉल डिजाइन कंसिडरेशन, मेरे ख्याल में ये तीसरी दफा मैं फायरवॉल डिजाइन कंसिडरेशन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, फायरवॉल शुड बी प्लेस्ड एट द सिक्योरिटी बाउंड्रीज, यानी आपका नेटवर्क है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क बना देता हूँ। ये मेरा ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर जो से ये कोई पीसीज लगे हुए हैं, ठीक है। ये मेरा है फ्लोर 1, ठीक है। उसके बाद मेरी ऑफिस ने एक और फ्लोर ख़रीद लिया, उसे मैंने कह दिया फ्लोर 2, फिर एक और फ्लोर ख़रीद लिया फ्लोर 3, फिर थोड़ी देर से बाद वो साथ वाली बिल्डिंग का भी वो कर लिया, तो मैंने इसको फ्लोर 1A, फ्लोर 2A, फ्लोर 3A कर दिया। और ये जो साथ वाली बिल्डिंग है उसका भी फ्लोर 1B कर दिया और फ्लोर 2B कर दिया। इसमें 2 फ्लोर थे, ठीक है। अब ये एक्चुअली मेरे पूरी ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कहा थोड़ा सा नेटवर्क भी बड़ा कर लेते हैं। 200 यूज़र इस फ्लोर पे है, 130 यूज़र इस पे हैं, तीसरा फ्लोर है, इस पे एग्जेक्टिव बैठते हैं तो 50 ही यूज़र्स होंगे, ठीक है। रिसोर्सेज को तो हम ऐसे तैसे फेरने के शेयर है ना। 300 यूज़र्स फ्लोर 1 पे, यहाँ गरीब लोग बैठते हैं आईटी वाले, 350 कॉल सेंटर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पूरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इस पूरी की पूरी कंपनी का ना सिर्फ बाहर जाने का यानी आउटर वर्ल्ड से जो कम्युनिकेशन होगी ना वो बहुत लिमिटेड होगी। तो इस पूरी कंपनी की जो बाउंड्री बनेगी वो कोई एक लिंक जो एक पाइप आ रहा होगा बड़े आईएसपी से 1 गिग का, या डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आपकी वो जो पेरीमीटर जिसे हम फायरवॉल कहते हैं वो लगी हुई होगी, ठीक है। फायरवॉल समझ आ गई। तो ये जो सी है ना, फायरवॉल शुड बी प्लेस्ड एट द सिक्योरिटी बाउंड्रीज। मगर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन थोड़े अरसे बाद आपकी कंपनी एक और कंपनी को परचेज करती है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है और वो बिल्डिंग है जी F3 सी बिल्डिंग सी, उसका जो फ्लोर है उसके अंदर एक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, फ्लोर 1C बिल्डिंग। और वो उसके ऊपर ना आपकी कंपनी के सिक्योरिटी ट्रेड सीक्रेट्स टाइप की चीज़ें हैं। तो आप चाहते हो कि नहीं यार ये तो सिक्योरिटी बाउंड्री ही डिफरेंट है, ये तो वर्ल्ड ही डिफरेंट है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर भी एक फायरवॉल लगा दोगे, ठीक है। ये फायरवॉल लग गई और ये एक डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है। और ये पूरे का पूरा डिफरेंट सिक्योरिटी वर्ल्ड बन गया, ठीक हो गया। और आप चाहते हो कि यहाँ से कोई भी बंदा इसको एक्सेस ना कर सके क्योंकि ये बहुत सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है। मेरा अगर एचआर का बंदा है उसको भी एक्सेस नहीं है इस रिसोर्स पे जाने के लिए, ठीक है। वो कंपनी ट्रेड सीक्रेट्स हैं। और आइडली नॉर्मली क्या होता है कि ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें एक रिसर्च फैसिलिटी होती है उसके पास डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, वो आपके कहीं और वाले इंटरनेट कनेक्शन से जारी होती है ताकि आपके पास 2 सेट ऑफ कंट्रोल्स हो जाएं। अगर इस फायरवॉल से गुजर भी जाए तो ये फायरवॉल अलाउ ना करें, ठीक हो गया। और नॉर्मली यहाँ पे 2 डिफरेंट वेंडर प्लेस कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, सिक्योरिटी बाउंड्री समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है फायरवॉल शुड बी प्राइमरी सिक्योरिटी डिवाइस बट नॉट द ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने ये डायग्राम बना लिया, मैं इसी के साथ स्टिक करूँगा। आप में से जितने लोगों को समझ आई है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आई थोड़ा रिवर्स करके देख लो, अदरवाइज़ फिर अल्लाह ही हाफिज़ है सबका। मुझे भी अंदाज़ा आया डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बनी मगर अब हम इसके साथ ही स्टिक करते हैं, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी पैरामीटर बन गया, डिवाइसेस बन गई, फायरवॉल बन गई। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी कि फायरवॉल के अंदर HTTP के अंदर कोई ऐसी ट्रैफिक आ रही हो जो मिलिशियस हो, आप पकड़ नहीं सकते, आपकी फायरवॉल भी नहीं पकड़ सकती। तो शायद आपको उस तरह के कामों के लिए IPS की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। और जिस तरह के अभी करंट सिचुएशन चल रही है, सिस्को के पास बहुत अच्छी IPS नहीं थी मगर जब से सिस्को ने स्नॉट को बाय किया, ठीक है, तो सिस्को की ये डोमेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है।
ठीक है। तो सिस्को के पास अभी स्नॉट की फायरवॉल है, तो मैंने कहा इस फायरवॉल के अंदर मैंने स्नॉट लगा दी और इस फायरवॉल में स्नॉट लगा दी, यानी आईपीएस फीचर लगा दिया। दैट इज़ द सेकंड पॉसिबिलिटी। और इसको मज़ीद कंट्रोल करना है, इसके अंदर मेलवेयर प्रोटेक्शन डाल सकते हैं, एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल बना सकते हैं, इसको हमने बात की थी एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल्स की। फिर उसके बाद इन तमाम यूज़र्स के ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बारे में हमने क्या कहा था, और फिर इसके बाद वेब प्रॉक्सी इंस्टॉल करने की के बारे में क्या आइडिया है कि वेब प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया जाए, जिसने भी इंटरनेट पे जाना है पहले सर्वर के ऊपर जाए, ताकि हमें पता चले कोई मलिशियस वेबसाइट, फिशिंग वेबसाइट्स या मेलवेयर वेबसाइट या हैकिंग वेबसाइट्स पे तो नहीं जा रहा। तो खाली फायरवॉल प्राइमरी सिक्योरिटी डिवाइस हो सकती है, मगर पूरी की पूरी सिक्योरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अलावा भी आपको अभी ये तो सिक्योरिटी का आपने टच किया, ठीक है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे स्टोरी है इसके अंदर, ठीक है। DLPs, डेटा लीक प्रिवेंशंस, कि आप देखें कि आपके कोई हॉटमेल कोई कंपनी का बंदा यूज़ करके वहाँ से ट्रेड सीक्रेट उसमें कॉपी पेस्ट करके तो नहीं लेके जा रहा, डॉक्यूमेंट तो नहीं चोरी करके लेके जा रहा। बहुत सारे लोगों को आदत होती है डॉक्यूमेंट चोरी करने की। आगे चलते हैं। द पॉलिसी दैट स्टार्ट्स विद द डिनाई ऑल एटीट्यूड, ठीक है, कि आपने कह दिया कि अब ये पॉलिसी क्या है जो आपने ACL लिखी हुई है फायरवॉल के अंदर, ठीक है, डिनाई ऑल लगा दिया। देन स्पेसिफिकली ओनली परमिट ट्रैफिक दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ बेटर सिक्योरिटी पोस्चर। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, कि भाई आपके पास जब भी फायरवॉल रूल लिखने लगें, मैं हिम्मत नहीं कर रहा वो डायग्राम डिलीट करने की दोबारा, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। अगर मैंने ACL लिखनी शुरू की या रूल सेट लिखना शुरू किया एक फायरवॉल का, तो मैंने कहा डिनाई ऑल, सबको रोक दो, ठीक है। अब बताओ किस किस को परमिट करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा जी मुझे HTTP की ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, HTTP अलाउ कर दो। और क्या चाहिए, HTTPS चाहिए, HTTPS कर दो। और पोर्ट 8080 चाहिए, ठीक है, 8080 पोर्ट अलाउ कर दो, ठीक है, ठीक है। SMTP चाहिए मुझे, ठीक है, SMTP अलाउ कर दो, ठीक हो गया। तो ये इस तरह रूल सेट बनेगा। बाकी सारे डिनाई जो जो अलाउ होता जाएगा लिखते जाओगे, बजाय इसके कि आप सबको परमिट कर दो और उसमें बाद में फिर बाद में निकालते जाओ, अच्छा ये मलिशियस बिहेवियर है, ये मलिशियस ट्रैफिक है। दैट इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद लेवरेज द फायरवॉल फीचर दैट बेस्ट सूट्स द नीड। नेट यूज़ करो, पैट यूज़ करो, AAA यूज़ करो, ठीक है। AAA के साथ जिस तरह अब सिस्को ने ये ISC देना शुरू कर दिया, जिसके साथ मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप ISC भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब भी यूज़र बाहर जा रहा है और यूज़र को पता है कि ये यूट्यूब स्ट्रीम कर सकता है या नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ यूज़र्स यूट्यूब ना चलाएं। मगर इस तरह की सिक्योरिटी आपको देख के लगानी पड़ती है, इतनी भी सिक्योरिटी ना लगाना कि लोगों की ज़िंदगी हराम हो जाए, ठीक है। मेक श्योर दैट द फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड द मैनेजमेंट एक्सेस टू द फायरवॉल। ये ना हो कि आपने फायरवॉल पे बड़ा कंट्रोल लगाया हुआ मगर फायरवॉल पड़ी हुई है कबर्ड के अंदर जिस पे लॉक नहीं है, जो भी बंदा बिल्डिंग में आता है वो फायरवॉल के पास से गुजर के जाता है, तो वो फिर 007 की तरह फायरवॉल ब्रेक करेगा, ठीक है। हैव अ रेगुलर स्ट्रक्चर व्यू प्रोसेस लुक एट द फायरवॉल लॉग, जो 99.999 ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। फाइनेंशियल सेक्टर निकाल दो ना इसमें से, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे फाइनेंशियल पे भी कभी कभी शक ही रहता है, मगर उन्हें PCI कंप्लाइंस करवाना पड़ता है। हैव अ रेगुलर रिव्यू। आप मुझे बताओ, आप में से जितने फायरवॉल एडमिन हैं, आपने कभी अपने इवेंट व्यूवर जाके देखे हैं, सर्वर्स के इवेंट व्यूवर जाके देखेंगे, आपने कभी अपने PC का इवेंट व्यूवर जाके देखा है कि हो क्या रहा है आपके PC के साथ, ठीक है। दिस इज़ वेयर द रियल सिक्योरिटी कम्स इन, जो कभी नहीं हो रही होती रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए कि कोई फायरवॉल लॉग्स को देख रहा हो, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, जिसके लिए आजकल जो दुनिया के अंदर बड़ा वो बात हो रही है सिम सोल्यूशन की, या एक टर्म यूज़ होती है बिग डाटा की, ठीक है। बिग डाटा को हम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, मगर एक प्रोस्पेक्ट्स उसका सिक्योरिटी है, ठीक है। ये मैंने सिक्योरिटी लिखा है, बिलीव इट और नॉट। अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट है, ये भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता, मगर मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है। एक सर्टिफिकेशन है, इस कॉल्ड ITIL, ITIL, ठीक है, और एक सर्टिफिकेशन है IT सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल है, ITSM के अगेंस्ट आप सर्टिफाइड हो सकते हो, ITIL इज़ जस्ट अ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये एक उसके अंदर प्रोसेस होता है, इस कॉल्ड अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस ये कि ये मेरी फायरवॉल है,
और इसके ऊपर जो सा है मैंने ये पुराने वाली फायरवॉल की डायग्राम बना दी, ठीक है। ये इनसाइड होती है, ये आउट होती है। पता नहीं सिस्को ने इस डायग्राम को क्यों चेंज किया, इतना आसान था इसको समझाना। एनीवे, तो अगर मैंने इस फायरवॉल के अंदर किसी को अलाउ करना है कि अंदर के यूज़र इनसाइड कैन गो आउटसाइड ऑन एनी आईपी एड्रेस यूजिंग पोर्ट नंबर 3737 TCP। क्यों? क्योंकि ये जो है कुछ लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने खेलते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं, उनको चाहिए। अब गूगल कर लो भाई क्लैश ऑफ क्लैन, वरना आपको लेक्चर नहीं समझ आएगा आगे ठीक है। क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने के लिए उन्हें ये पोर्ट चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट आएगी, बीइंग अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर वो बताएगा, लिखेगा डॉक्यूमेंट, उसको चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसे कहते अक्सर लोग कहते हैं RFC, रिक्वेस्ट फॉर चेंज। और लिखेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों को इंटरनली जो सा कंपनी को क्लैश ऑफ क्लैन खेलनी होती है और उन्हें जो सी ये पोर्ट ओपन चाहिए फायरवॉल के अंदर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कैन दिस पोर्ट बी मिस यूज्ड? अगर इसको रूल को इम्प्लीमेंट करना उसका कोई बिजनेस इम्पैक्ट होगा? अगर बिजनेस इम्पैक्ट होगा, कितना डाउन टाइम होगा किसी यूज़र को नोटिफाई करना है, यानी वो सारी ड्रामेबाजी है। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो चेंज कंट्रोल फायरवॉल और नेटवर्क के किसी डिवाइस के अंदर चेंज नहीं हो सकता विदाउट यू हैविंग दैट डॉक्यूमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नेटवर्क में चेंज हुआ या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। जो एक टूल जो मुझे पसंद है, आसान है इंस्टॉल करना, हम देख रहे हैं उसके बारे में सीरीज़ हो, इस कॉल्ड NCM, SolarWinds का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ये डेली बेसिस पे अपनी तमाम नेटवर्क डिवाइसेस का बैकअप लेता है और बैकअप को पुराने बैकअप से वेरीफाई करता है, और अगर चेंज आई होती तो आपको नोटिफाई कर देता है, भैया ये चेंज आई थी, आप वेरीफाई करो कि ये आपने चेंज इंप्लीमेंट कर दी है और आपको पता है ये ऑथोराइज चेंज है या नहीं, ठीक है। तो ये चेंज कंट्रोल प्रोसेस होता है। एनीवे, बोरिंग हो गया लेक्चर, आगे चलते हैं। अब आगे जी क्वेश्चन अबाउट द फायरवॉल एक्सेस रूल्स, ठीक है। रूल बेस्ड ऑन द सर्विस कंट्रोल्स, कि आपने बताना है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज ओपन करनी है। आपको HTTP करनी है, HTTPS करनी है, SMTP करनी है, SNMP करनी है, टेलनेट करनी है, SSH सर्विसेज करनी है। जो भी करनी है वो रूल बेस्ड ऑन द सर्विसेज आप कन्फिगर करते हो, ठीक है। रूल बेस्ड ऑन द एड्रेस कंट्रोल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग गलती कर जाते हैं इसके अंदर। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के ये 3 फ्लोर्स हैं, एक का IP एड्रेस है 10.1.x, एक का है 10.2.x और एक का है 10.3.x। अब यहाँ पे ना रिसर्च की टीम बैठी हुई है। रिसर्च की टीम कहती है कि भैया मुझे ना एक इंटरनेट के एनी IP एड्रेस की तरफ पोर्ट नंबर 4000 से लेके 4010 तक एक्सेस चाहिए, यानी 10 पोर्टें या 11 पोर्टें ओपन करनी है, और ये है भी UDP की। आप रूल लिखते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप आपको पता है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया हुआ है, उसको कहा हुआ है इनसाइड, और उसके अंदर मैंने 3 सबनेट डाले हुए हैं, 10.1.x, एक डाला हुआ है 10.2.x, 10.3.x। मैं नया फायरवॉल एडमिन हूँ, मैंने उर्दू IT अकेडमी से CCNA सिक्योरिटी पढ़ ली है, और CCNA सिक्योरिटी के बाद मैंने क्या किया है, मैंने जी क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद पेपर दिया, एग्ज़ाम पास हो गया, और मैं बड़ा सीना चौड़ा करके फायरवॉल इंजीनियर बन गया, और मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल भी अपडेट कर दिया, मैं फायरवॉल एडमिन हूँ। मुझे कॉल आती भाई रिसर्च वालों को ना ये पोर्ट्स ओपन करनी है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज, भाड़ में गया, कोई चक्कर कहानी कोई नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रूल लिखा भाई CL के अंदर, मैं फायरवॉल के अंदर रूल लिख रहा हूँ, इनसाइड टू एनी UDP 4000 to 4010 परमिट। वेरी गुड, रूल रिसर्च काम कर रही है। कोई मसला है इस रूल के अंदर? मसला क्या है मुझे बताओ। ये जब सिर्फ रिसर्च को ये एक्सेस चाहिए थी तो आपने रूल के अंदर इनसाइड क्यों अलाउ किया? पूरे का पूरा इनसाइड का मतलब है इसके भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं थी आपको। या ये रूल यहाँ पे कुछ इस तरह का होना चाहिए था, ठीक है। मेरे ख्याल में आगे एक पॉइंट होगा 10.1.x, इससे क्या हो गया, ये लोग निकल गए, ये लोग निकल गए। रूल बेस्ड ऑन एड्रेस कंट्रोल, एड्रेस बड़े ध्यान से कंट्रोल करने। अव्वल तो कोई भी रूल जिसमें एनी हो वो मुझे पसंद नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक जितनी फायरवॉल्स पे काम किया है ऐसा हो ही नहीं सकता आप एनी के बगैर गुजारा कर सकें। मगर कोशिश करें एनी में कमी हो, और अगर इनसाइड से भी कमी हो तो वो भी बहुत अच्छा है। लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को ये आदत होती है अपना इनसाइड का एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाते हैं और हर रूल के अंदर उसको घुसा देते हैं, ठीक है, हालांकि ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है, जिस तरह इसकी मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल दी, रिसर्च वालों को ये पोर्ट्स ओपन चाहिए थी, बाकी जो लोग थे कॉर्पोरेट वालों को, एचआर को, फाइनेंस को, डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को ज़रूरत ही नहीं थी, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस आपका पूरे का पूरा नेटवर्क इतना फ्लैट आर्किटेक्चर हो कि 10.1.0.0 ही पूरे का पूरा नेटवर्क है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रूल बेस्ड ऑन डायरेक्शन कंट्रोल वेयर द इनिशियल ट्रैफिक कम्स फ्रॉम, कि ट्रैफिक कहाँ से आएगी, इंटरनेट से आ रही है या अंदर से जा रही है। तो बेस्ड ऑन दोज रूल सेट कि अगर इनसाइड से आ रही है तो इनसाइड से खोलो, आउटसाइड से खोलने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न ट्रैफिक आपकी स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स होती हैं अब जो रिसेंट्स हैं, तो उनमें ज़रूरत नहीं होती। रूल बेस्ड ऑन यूज़र कंट्रोल कि किन यूज़र्स को एक्सेस है, ये थोड़ा बियॉन्ड द स्कोप टॉपिक चला जाता है। ठीक है, कि किन किन यूज़र्स को एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, मगर उसके लिए आपको एडी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस होल सीरीज़। रूल बेस्ड ऑन द बिहेवियर कंट्रोल स्पैम और नेक्स यूज़ होते हैं कि अगर ये बिहेवियर ऐसा हो रहा है तो इसको ब्लॉक कर दिया जाए, ये बॉटनेट का बिहेवियर है, उसके लिए स्पैम फिल्टरिंग या बाकी रूल सेट्स यूज़ होते हैं। वो फायरवॉल नहीं है, उसके लिए एड ऑन आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअली मेन जो यहाँ पे इधर दो या तीन डायरेक्टिव्स थे, वो ये तीन रूल सेट्स अगर आपको समझ आ गए, आपको रफली फायरवॉल को संभालना आ जाएगा। अब फायरवॉल का रूल डिज़ाइन जब करने लगते हो तो उसके लिए गाइडलाइंस होती हैं, और ये बहुत अच्छी तरह समराइज़ की है। आप मस्ट से इसको ने बहुत अच्छी तरह समराइज़ की है, क्योंकि जब मैं ये कर रहा था तो मेरे जहन में एक बैक ऑफ माई हेड मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था, अच्छा ये होना चाहिए या नहीं, वो अगले पॉइंट में से इसको ने वो डिस्कस किया हुआ था। यूज़ अ रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच एज अपोज टू द परमिसिव अप्रोच फॉर ऑल द इंटरफेसेस ऑल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। जहाँ से भी करनी है तो मेक श्योर करो कि जितना कम से कम जो वो परमिशंस लगा सको, जितने से कम रेस्ट्रिक्शन अलाउ कर सको उतने करो। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में सिर्फ रिसर्च के फ्लोर को हमने अलाउ किया था और किसी को नहीं किया था, मिनिमम रिसर्च। यानी मेरे पास अक्सर जब मैं ये फायरवॉल्स के काम करता होता था तो मेरे पास जब भी कभी रिक्वेस्ट आती थी तो मैं सबसे पहले ये पूछता था क्या ये परमानेंट है, टेम्प्रेरी एक्सेस है। वो कहता था परमानेंट है। अगर टेम्प्रेरी होती तो मैं मेक श्योर करता था कि मेरे चेंज कंट्रोल प्रोसेस में एंट्री आए, ताकि मुझे एक हफ्ते बाद अलर्ट करे कि टेम्प्रेरी कंट्रोल ख़त्म करो। ठीक है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। दूसरी बात ये कि कोई कहता था एनी ये पोर्ट खोलनी है, मैं उससे पूछता था वो वाइट लिस्ट आईपी एड्रेस क्या है उस कंपनी का। वो तो नहीं हमें पता, हमने तो एनी खोलते थे पुराने वाला एडमिन। मैंने कहा नहीं, मुझे उस कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मैंने उस कंपनी से बात की, मैंने कहा भैया आपका आईपी एड्रेस कौन सा है, कहते हम इन 5 आईपी एड्रेसेस से आएंगे। मैं वो 5 आईपी एड्रेसेस खोल दिया। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये कि एप्पल जो सा है, एप्पल आईफोन्स आपके पास कंपनी में बहुत सारे लोगों के पास है, उन्होंने एप्पल अपडेट करनी होती, घर का उनका इंटरनेट चलता नहीं, कंपनी की आईपी एड्रेस से करनी होती है, जिसमें BYOD के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एनीवे, तो अब आपने एप्पल के इंटरफेसेस खोलने हैं। वो लोग कहते थे हाँ एप्पल के लिए ये 7040 7050 ये पोर्टें खोल दो। तो मैं उनसे कहता होता था भाई यूँ नहीं खुलता एप्पल। ठीक है, एप्पल की वेबसाइट पर जाते थे तो उसका 17 डॉट समथिंग के सबनेट्स हैं एप्पल के, 17.XYZ के। तो वो सबनेट सिर्फ खोल देना तो आपके एप्पल की अपडेट चलेगी। वो एनी के बजाय इसके क्या पूरी दुनिया के लिए खोल दे, सिर्फ आप उन स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस के लिए खोलें। ठीक हो गया। उसके बाद उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह में अगर हम गए तो बहुत देर हो जाएगी, मगर मैं कोशिश करता हूँ ज़रा क्विकली समराइज़ करूँ। आपके पास ये फायरवॉल लगी हुई थी, उसी तरह दोबारा फायरवॉल की तस्वीर। ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा एक पीसी पड़ा हुआ है, और ये मेरा आउटसाइड है, और ये मेरे एप्पल के सर्वर्स पड़े हुए हैं। वेरी गुड, किधर आ गया, अच्छा ये हमारे एप्पल के सर्वर्स हैं। ठीक है, ये अब 17.x के सबनेट पे थे, मगर मुझे पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, UDP की 4000 से लेके 5000 तक पोर्ट ओपन कर दी एनी के लिए। कोई मसला, कोई नहीं, एप्पल चलेगा, कोई मसला नहीं है। जितने लोगों के पास एप्पल है सबके पास चलेगा। ये मेरे पास एप्पल है, ये मेरे पास टैबलेट भी होगी, ये माने या ना माने ये आईफोन है और ये टैबलेट है। ठीक है, मुझे नहीं पता आईफोन 6 के कितने विक्टिम्स हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये आपके फायरवॉल्स पे लगे हुए। अब हुआ क्या, ये जो साइंटिस्ट था ना, ये जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, ये बड़ा जो सा रफ किस्म का सर्फर था, इसने ना अपने पास एक मेलवेयर डाउनलोड कर लिया। ये मेलवेयर डाउनलोड हो गया। अब इस मेलवेयर सबसे पहले पता क्या करेगा, मेलवेयर का ना ये यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, CC। कुछ लोग इसे ना C2 के तौर पे लिखते हैं। ये ना एक छोटा सा पैकेट बनाएगा और भेजेगा पोर्ट के ऊपर, फायरवॉल ब्लॉक कर देगी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल UDP 9000 के ऊपर भेजा, उसने ब्लॉक हो गया। फिर वो करेगा 7000 के ऊपर, ब्लॉक हो गया। 6000 के ऊपर ब्लॉक हो गया। 5000 के ऊपर क्या होगा, अलाउ हो जाएगा। वो अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को
बता देगा कि मैं पहुंच गया हूं और मैं अभी इस कंपनी की यूडीपी की 5000 पोर्ट यूज़ कर लिए। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ मेलवेयर वो सो जाएगा। अब आपका एंटीवायरस नहीं पकड़ सकता, अपने आप को इनक्रिप्ट करके ना सो गया, इंक्रिप्शन की कहीं रजिस्ट्री में उसने घुसा दी और सो गया। थोड़े दिनों बाद जब वो टाइमर दोबारा होगा फिर दोबारा उठेगा। अब उसे पता है 5000, पहले वो 5000 पे कम्युनिकेट करेगा, फिर अगली दफ़ा क्या करेगा, अब 5000 कर लिया 4999 पे ट्राई करेगा। वो भी पोर्ट खुली हुई होगी क्योंकि इधर का जो साइंटिस्ट जो नेटवर्क फायरवॉल एडमिन था उसने क्या किया था, 4000 टू 5000 टू एनी पोर्ट के साथ खोल दिया था। ठीक है, एनी, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, कुछ सिचुएशंस में आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, मगर कुछ सिचुएशंस में आप अवॉइड कर सकते हो। इस सिचुएशन में, एप्पल वाली सिचुएशन में वो आप अवॉइड कर सकते थे। जब कोई मुझे कहता है ना 50 पोर्टें खोलने के लिए, तो पहले मैं उसे घूरता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि उससे जान छुड़ा लूँ, फिर भी वो जिद करता है तो फिर खोलनी पड़ती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, मगर साथ साथ आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी। 4999 वो अब नोट कर लेगा जी, ये अब अनवांटेड, वरना ये मेलवेयर कभी बात ही नहीं कर सकता था बाहर, मगर आपके इस लाउजी रूल की वजह से वो मेलवेयर अब तमाम कमांड एंड कंट्रोल को बताएगा ये 4000 से 5000 तक पोर्टें सारी की सारी खुली हुई हैं, यानी 1000 पोर्ट्स जो से हैं हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो परेशान ना हो। प्रिज्यूम दैट ये वो पॉइंट है जो हमने डिस्कस कर लिया। प्रिज्यूम दैट योर इंटरनल यूजर मशीन में बी पार्ट ऑफ अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑल डिवाइसेस ऑन द इनसाइड नेटवर्क, कि आप अपने इनसाइड नेटवर्क पे तमाम मशीनों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस तरह मैंने कहा कि अगर जिस स्पेसिफिक मशीन्स की ही परमिशन अलाउड है सिर्फ उन्हीं को दें। ठीक है, बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल ऑन योर परमिट स्टेटमेंट, एनी एंड IP प्रोटोकॉल, एनी भी नहीं यूज़ करना और IP प्रोटोकॉल भी नहीं यूज़ करना। IP प्रोटोकॉल से मेरा TCP UDP सारा कुछ। ठीक है, बैलेंस बिटवीन फंक्शनैलिटी एंड सिक्योरिटी, इतने भी सख्त ना हो जाएं कि भाई वो क्या कहते थे, इतने भी सख्त ना हो कि कुछ चबा ना सके और पता नहीं क्या वो अजीब सी एक है, वो मुझे याद नहीं है वो मुहावरा, तो इतने भी सख्त ना हो जाएं कि भाई लोगों की ज़िंदगी अजाब में पड़ जाए, और इतने भी रिलैक्स ना हो कि पूरी की पूरी फायरवॉल खुली हुई हो। ठीक है, IP एनी लगा दो। फिल्टर बोगस ट्रैफिक यानी आपके पास अगर ये दोबारा फायरवॉल बन गई, ठीक है, और बाहर से अगर कोई 10 के IP एड्रेस के साथ आ रहा है तो बोगस है ना, तो इस IP एड्रेस को ब्लॉक कर दो। और बहुत सारे RFC हैं, 5735 भी कोई RFC है, मैं कल परसों ही देख रहा था। ठीक है, जैसे CCI सिक्योरिटी के अंदर भी एक RFC डिस्कस होता है, वो मैंने कल आउटलाइन देख रहा था, मुझे मिली नहीं थी। जब पिछले साल मैं सोच रहा था उस टाइम वो थी उसके अंदर RFC देख रहा था, तो वो RFC जो सी है वो बताती है कि जो कुछ IP एड्रेसेस ऐसे हैं पब्लिक IP एड्रेसेस जो रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो वो IP एड्रेसेस जो हैं आपकी फायरवॉल को हिट ही नहीं करने चाहिए, तो आप एक्चुअली वो उन्हें वहीं पे ब्लॉक कर दें फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस पे। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कभी भी नहीं होता काम, कि पीरियोडिकली रिव्यू करें अपने फायरवॉल रूल्स को और देखें कि कोई ऑब्सोलीट रूल्स हैं तो उन्हें डिलीट करते जाएं, जिसे टाइडी अप फंक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले उसके अंदर भी पढ़ा था कि प्रैक्टिस रेगुलरली स्ट्रक्चरल व्यू करें लॉग्स को और फायरवॉल रूल्स को, तो यहाँ पर भी आपने यही काम करना है। ठीक हो गया? और ये भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके पास कुछ भी आ सकता है इसमें, पीरियोडिक रिव्यूज़ आ सकते हैं, क्या मुझे फायरवॉल का रिव्यू करना चाहिए हाँ या ना, जिस तरह भी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रूल इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्टेंसी। ट्रस्ट में ये आखिरी स्लाइड है, बोर नहीं होने दिया मैंने, बड़ी कोशिश की आप लोग बोर ना हो। रूल्स आर टू प्रोमिस्क्यूअस। ठीक है, एप्लीकेशन टेस्टिंग एनी, आप एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये क्या अंदर एप्लीकेशन बनाई है और ये जो आपका वेब डेवलपर है, ठीक है, और ये आपकी फायरवॉल पड़ी हुई है और उसने जो सा है ये रूल बनाया और ये इंटरनेट पे जा रही है, यहाँ पे उसका सर्वर पड़ा हुआ, आपने इधर से बाहर की तरफ एनी का रूल खोल दिया ताकि इसकी एप्लीकेशन चल जाए, मेरा मगज़ ना खाए। ठीक है, और उसके बाद आप भूल गए हैं और आपको आखिर में पता चला ये रूल ही खुला हुआ, और उसके बाद आपने जितनी चीज़ें पहले ब्लॉक की हुई थी ये सारे काम वो कर रहा होगा। ठीक है, ट्रस्ट में आपको लोग बड़े इजीली ट्रिक करेंगे, मगर इसका ये मकसद नहीं है आप लोगों की ज़िंदगी आप बनाएं, यू आर देयर टू हेल्प देम एंड प्रोटेक्ट देम, ट्रस्ट मी। ठीक है, रिडंडेंट रूल्स, 1000 लाइन ACL विद ऑब्जेक्ट ग्रुप्स पड़े हुए हैं, रिडंडेंट रूल आपको पता ही नहीं है कौन से पुराने रूल्स पड़े हुए हैं, आपने उन्हें डिलीट ही नहीं किया। ठीक है, अनयूज्ड रूल पड़े हुए हैं, डिलीट नहीं किया। मैं जगह गया काम करने, वहाँ टेम्प एक्टिव डायरेक्टरी के नाम पे रूल बने हुए थे और टेम्प AD ने जो है पूरी दुनिया की तरफ खुली हुई थी। ठीक है, फिर कहते हैं कंपनी कंप्रोमाइज़ होगी, तो इस तरह की हरकतों से होती है। ठीक है, शेडोड रूल्स, रूल जो से इनकरेक्ट ऑर्डर में है कि आपने जो सा है
ऊपर परमिट की स्टेटमेंट लगाई हुई है और नीचे जो सी ये डिनाई लगाई हुई है, फिर उसके बाद डिनाई डिनाई डिनाई। आप एज्यूम कर रहे हो कि डिनाई होगी स्टैटिक ट्रैफिक में, अगर ऊपर से आपने परमिट की हुई है तो वो ACL हमेशा सिक्वेंशली चलती है। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो से हैं छोटे रूल्स खोलने चाहिए, नीचे जाके बड़े रूल खोलें, ठीक है, बेशक यहाँ पे डिनाई लगा के। सही हो गया। ऑर्फन रूल्स, ऑर्फन रूल आर सॉर्ट ऑफ ऐसे रूल जो पड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एप्लीकेशंस गुजर चुकी हैं, बंदे जा चुके हैं और आपको कोई नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता, किसी कंपनी के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो सा है, ये वेब डेवलपर, ये अब टेस्टिंग कर रहे थे कि एप्लीकेशन की, इसको फायर कर दिया। क्यों फायर किया? ये जो कंपनी की तरफ साथ बैठ के कोड बना रहा था, इसने कोड वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आया। ऐसा करते होते हैं, साइंटिस्ट बड़े हैं, ठीक है। तो अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आया, कंपनी को पता चल गया, कंपनी ने उसे फायर कर दिया, ठीक है। अब ये चला गया, आपको HR कभी भी नोटिफाई नहीं करेगी। अब आप इसने इसके लिए जो एनी का रूल खोला हुआ था वो ऑर्फन रूल हो गया, वो यूज़ नहीं हो रहा होगा। मगर आइडली अगर आप अपनी फायरवॉल का वीक, क्वार्टरली, मंथ, एनुअली जो है ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये रूल हिट हुए काफ़ी अर्सा हो गया, ठीक है। इनकरेक्टली प्लान रूल्स, रूल प्रॉपरली प्लान नहीं किए गए। नॉन IT गाइज ने आपको बताया कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बाय की और वो एप्लीकेशन चाहती है कि ये यूं हमने ओपन करना है, और वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप टेकी हैं और दूसरी कंपनी के टेकी के साथ डायरेक्ट बात कर लें, बीच में से बिज़नेस के बंदे को निकाल दें, ठीक है। नॉर्मली बिज़नेस के बंदे भी समझ जाते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट अवे समझ आएगा, वो आप दोनों को खुद डायरेक्ट कर देगा। इनकरेक्टली इम्प्लीमेंटेड रूल, ये आपकी गलती है, ये आपसे CCNA सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन ले लेनी चाहिए अगर आप यूँ करेंगे, ठीक है। आपने कहीं गलत कर दिया, अक्सर होता, ठीक है। मैंने एक जगह जो सा है मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लगाना था और उसको ब्लॉक करना था, उसको मैंने ACL के टॉप पे रख के ना अलाउ कर दिया। एक हफ्ते बाद मैं दोबारा फायरवॉल का रूल देख रहा तो वो मैंने देखा परमिट हुआ था वो रूल, वो टॉप पे रखा हुआ था वो रूल, और वो काफ़ी खुला रूल था। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी, ठीक हो गया। खुश रहें। रिवाइज आज हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने नेट देखे, ठीक है, नेट इनसाइड लोकल और आउटसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेसेस देखे, और फिर नेट, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट और पॉलिसी नेट देखा। फिर उसके बाद हमने फायरवॉल रिकमेंडेशन देखी, उसके बाद हमने फायरवॉल की बहुत सारी डायग्राम्स बनाई और हमने देखा कि उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।